रात की एक घनी सी चादर गांव पर पड़ी थी। कभी कभी उनकी रोशनी गायब हो जाती, जैसे कोई छाया आकर उसे खींच लेती। गांव के बीचों बीच वही बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी, उसकी डालियां उंगलियों की तरह फैल रही थी। उसकी छाया रात भर गांव के बीच लटकती रहती। लोग उसे ठीक उसी तरह देखते जैसे कोई पुराना हादसा, जैसे याद रखना भी दर्द दे। ये गांव वो था जहां लोग आपस में मेलजोल रखते थे। किसी की खुशी हो तो उठकर सब जुट जाते, दुख हो तो वही हाथ आगे करके सहारा देते, और जन्मदिवस हो या अंतिम संस्कार, हर वक्त एक दूसरे का साथ देते। पर इस बार जब नेहा की शादी हुई तो पता नहीं गांव को किसकी नज़र खा गई। कोई ऐसा आ गया था, न उसे कोई रोकने वाला था न समझने वाला कि आखिर वो था कौन। गांव में एक बड़ा सा स्कूल था जो कि उसी पीपल के पेड़ के सामने था। जो भी उस गांव में बारात आती थी, पहले वो स्कूल के अंदर ठहरती थी, फिर बारात को दुल्हन के घर ले जाया जाता था। जब बारात स्कूल में रुकी तो दूल्हे के चच्चा जी के पास किसी की कॉल आई। वो कॉल उठाने के लिए स्कूल के बाहर चले गए, जहां सामने पीपल का पेड़ खड़ा था। वो बात करते करते उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने बात खत्म करी, उन्हें दो लड़कियां उस पेड़ के पीछे से आधी हुई दिखीं। वो दोनों दिखने में अजीब लग रही थी। चच्चा उन्हें देखकर घबरा गए। वो दोनों लड़कियां चच्चा से पूछने लगी कि आप हमें अपने साथ शादी में लेकर नहीं जाएंगे। चच्चा उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। कहने लगे कि शादी तो तुम्हारे गांव में है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? फिर दोबारा उन लड़कियों ने पूछा कि आप हमें अपने साथ गांव में शादी में नहीं लेकर जाएंगे? चच्चा हाँ कह देते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहते हैं, और वो दोनों लड़कियां चच्चा के पीछे चलती हैं। थोड़ी देर बाद चच्चा पीछे मुड़कर देखते हैं तो लड़कियां गायब थीं। चच्चा वापस स्कूल में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा के घर में बारात आई। खुशियों का माहौल था। नेहा, जो कि सादगी में सुंदर थी, जब बारात के बीच मंडप में लाई गई तो उसकी हंसी कुछ अजीब सी थी, तेज, कटु, और बीच बीच में जैसे किसी ने उसे अंदर से झटका दे दिया हो। किसी ने सोचा कि दुल्हन का घबराना है, किसी ने कहा कि खुश है इसलिए ऐसा कर रही है। पर जो भी उसे देखता, उसकी रगों में डर की एक लहर सी दौड़ जाती। मंडप में हवा अचानक सुन्न पड़ गई। नेहा का चेहरा रंग बदल रहा था, आंखों में कोई अंधेरा चमक रहा था। वो हंसी और तेज हुई, हंसी जो धीरे धीरे फटने लगी, जैसे किसी पुराने शीशे पर दरारें पड़ रही हों, और फिर वो हवा में उछलने सी लगी, जैसे कोई उसे हवा में उठा ले गया हो। कुछ सेकंड के लिए वो हवा में थी और जोर जोर से चीखें मारकर हंस रही थी, फिर जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। बाराती जो पहले खुशी से नाच रहे थे, डर से भागने लगे। उन्होंने शादी तोड़ दी। दूल्हे वाले कहते रहे, इस लड़की पर साया है, इसे छोड़ो, तो दूल्हा भी अपनी बारात वापस लेकर चला गया। जब नेहा होश में आई, उसे ये बात पता चली तो नेहा ने आत्महत्या कर ली। गांव में जब ये खबर फैली तो चुप्पी फैल गई। नेहा की मौत जिस तरह हुई थी, उसने गांव की नसों में कुछ खड़ोंच दे दी। पर असली चोट तो तब हुई जब रातें आईं और चीज़ें बदलने लगीं। पहले कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुईं। बच्चे रात में रो पड़ते, कूड़े पर चांदनी अचानक धुंधली हो जाती और बातें गंभीर हो गईं। गर्भवती औरतों के बच्चे पेट में ही मरने लगे। किसी ने रात में देखा कि खिड़की पर किसी का रूप झलक गया। कोई महिला अचानक चिल्ला उठी कि उसने मेरे बच्चे को खींच लिया। गांव में एक लड़की का परिवार था, सीमा। उसकी माँ हर सुबह पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा, जब वो पूजा करने गई तो पेड़ की डालियों के बीच फटा हुआ काला कपड़ा पड़ा है। वो बिना किसी शक के उस कपड़े को हटा देती है। वो नहीं जानती थी कि इस कपड़े को हटाकर उसके साथ क्या होने वाला है, कौन जाने। पर उसी रात से उसके हाथ में कुछ अजीब सा दर्द उठने लगा, एक सूजन, जैसे मांस अंदर से सूख रहा हो। धीरे धीरे उसकी हथेली सख्त हो गई, उसकी उंगलियां चलना बंद कर दीं। उसने घर में बैठकर कहा, मेरा हाथ कटकर भी अलग नहीं होगा। पर वो सबको दिखाने लगी कि उसके हाथ खुद ब खुद कुछ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रात सीमा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसे अचानक गेट बजने की आवाज़ आती है। वो बाहर गेट पर जाकर देखती है तो गेट पर सिवाय धुंध के कुछ नहीं था। इतने में ही सीमा को किचन से आवाज़ आती है, जैसे किचन में कोई बड़ा हो और बर्तन गिर रहे हों। सीमा गेट बंद करके किचन में जाती है तो वो देखकर डर के मारे पागल हो जाती है। उसकी माँ किसी आदमखोर भेड़िए की तरह अपनी हथेली को खाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर सीमा हैरान हो जाती है और डर कर अपने पापा के पास भाग कर जाती है और सारा मसाला अपने पापा को बताती है।
ऋषभ वहां आता है और अपनी बीवी को देखकर रोने लगता है और गांव के जाने माने पंडित के पास जाता है और उसे बुलाकर लाता है। पंडित जी, जिन्हें गांव में सब आदर से पुकारते थे, उन्होंने जब पूजा अर्चना की तो उन्हें भी अंदर से एक चीख जैसी महसूस हुई। मंत्र पढ़ते समय उनकी आवाज़ कांपने लगी, उनकी आंखों में घबराहट आ गई। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कुछ पुराना है, कुछ जड़ों में बंधा हुआ जो अभी फूट रहा है। फिर उन्होंने एक नाम लिया, एक ऐसे युवक का नाम जो गांव में ऐसे मामलों की तहकीकात करके आता था। गांव वालों ने पहले शक किया, पर डर के बीच उन्होंने उसे बुलवा लिया। करण भीगता हुआ, साधारण सी औकात में, पर उसकी आंखों में ठहराव था, जैसे कोई गहरा भरोसा। जब उसने गांव में कदम रखा, तेज बारिश थम गई। एक उंगली आसमान की ओर उठाकर उसने बस इतना कहा और बरसात रुक गई। उस क्षण गांव वालों की नजरें खुल गईं, उनके मन में एक आशा चमकी। करण ने गांव की जमीन पर पैर टिकाकर कहा कि उसने बहुत से ऐसे साये देखे हैं, पर इस गांव की बात अलग है। उसने कहा कि यहाँ के पेड़ में पहले से बंधी हुई आत्माएं हैं। दो बहनें थीं जो अपनी उम्र में जादू टोना सीख चुकी थीं, जिनके हाथों में गांव के लोगों की सत्ता थी। वो बड़े होकर आत्माओं को पालने लगीं और आत्माओं ने उनका आदर किया। गांव की परेशानियां तब बढ़ी जब इन बहनों ने अपना काला खेल बढ़ाया। करण ने सच बताया गांव वालों को, कहा कि पहले एक पंडित ने उन दोनों बहनों को गांव से निकाल दिया था, उन्हें बेइज्जत कर दिया गया था, पर आत्माएं जिन्हें उन्होंने बांधा था बदले की आग में घुलती रहीं। उन आत्माओं को बंधे हुए रूप में पीपल के नीचे रखा गया था, पर बंधन एक शर्त से जुड़ा था। जब तक वे किसी की मर्जी से वापस नहीं बुलाई जाएंगी, वो बंधन अटूट रहेगा। पर किस्मत ने एक भूल की। नेहा की शादी में अनजाने में किसी ने गांव में आने की इजाजत दे दी और वो दोनों बहनें गांव में आ गईं। ये वही दोनों बहनें थीं जो बारात में आए चाचा जी से शादी में चलने के लिए पूछ रही थीं, और उन आत्माओं को मौका मिल गया। करण ने कहा कि उन आत्माओं ने गांव की दो औरतों पर कब्जा किया हुआ है, उन औरतों को पहचानना होगा। लेकिन गांव वालों, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। जिन दो औरतों पर वो आत्मा है, उन दोनों की मौत जरूर तय है। गांव वाले बाकी सब जान बचाने के लिए दो औरतों की बलि देने के लिए तैयार थे। उसने गांव वालों से कहा कि वो उन दो औरतों की पहचान करे जिन पर साया है। गांव वालों ने कहा कि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहते, पर कईयों की उम्मीदें टूट चुकी थीं। फिर करण ने अपने मंत्र तंत्र शुरू करे और नींबू मंगवाया। जैसे ही करण ने नींबू को दो हिस्सों में काटा, उसके बीच से खून बहने लगा। ये सब देखकर गांव के लोग कांप उठे। जैसे ही वो नींबू काटा, दो औरतों की चीखने की आवाज आई और वो भागती हुई आ रही थी। ऐसा मत करो, हमें मत मारो, हम इस गांव में रहते थे, हमें इस गांव के पंडित ने जलील कर कर निकाला था और यहाँ ना आने के लिए श्राप भी दिया था कि हम अपनी मर्जी से इस गांव में नहीं आ सकते जब तक हमें इस गांव में आने के लिए कोई इजाजत ना दे दे। हम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, तो हमने सोचा हम इस गांव को तबाह कर देते हैं। वो दोनों बहनें गांव वालों पर आत्माओं के जरिए जादू करती थीं और लोगों को नुकसान पहुंचाती थीं। उनका काम न सिर्फ डर फैलाना था, बल्कि लोगों की जिंदगियां खराब कर देना भी था। पहले तो सिर्फ वो बुरे काम ही करवाती थी, लेकिन इस बार जब वो वापस लौटीं तो बच्चों के रोने से लेकर गर्भवती औरतों के बच्चों की मौत तक हर तरह के दुख देती थीं। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे से दूरी रखने लगे थे और रातें डर से भर गई थीं। करण जब गांव में आया तो उसने सब बात ध्यान से सुनी। उसने देखा कि ये समस्या साधारण नहीं है। ये दो बहनें अकेले नहीं थीं, उनके साथ कुछ बंधी आत्माएं थीं जिनमें पुराना गुस्सा भरा हुआ था। करण को लगा कि अगर इन्हें सिर्फ भगाया जाएगा तो ये फिर लौट आएंगी। इसीलिए उसने फैसला किया कि इन्हें फिर से बांधना होगा, उसी जगह, पीपल के पेड़ के पास। रात हुई तो करण ने अपना काम शुरू किया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और गांव वाले सन्नाटे में सब कुछ सुन रहे थे। करण ने धीरे धीरे उन दोनों बहनों की आत्माओं को बुलाया। वे आईं। वे उसी तरह रुंधी हुई आंखों और टूटे हुए मन के साथ आईं। उन्होंने बार बार कहा कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। पर करण ने उनको कहा कि छोड़ना संभव तो है, पर उन्हें शर्तें माननी होंगी। करण ने कहा कि वे अब किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वे आघात का रास्ता बंद करेंगी और गांव से बाहर शांति से रहेंगी। पर इसके बदले में गांव वाले भी अपना हिस्सा निभाएंगे। वे उन बहनों के दर्द को समझेंगे, उन पर किए गए अन्याय को स्वीकार करेंगे और भविष्य में किसी भी तरह की बेरहमी नहीं करेंगे। बहनों ने कहा कि उनका गुस्सा बहुत बड़ा था, उन्हें अपमान मिला था, उन्हें गांव ने बेइज्जत किया था और उन्हें रास्ते पर छोड़ दिया था। वो बदला चाहती थी, पर करण ने कहा, बदला किसी की मौत से पूरा नहीं होगा।
अगर तुम ये वचन दोगी कि तुम अब किसी को नहीं नुकसान पहुंचाओगी, तो मैं तुम्हें पीपल की जड़ों में बांधकर सुरक्षित रखूंगा। पर मैं ये बंधन कमजोर नहीं होने दूंगा। बहनों की आवाज में दर्द और थकान दोनों थे। अंततः उन्होंने माना। उन दोनों बहनों में कुछ नरमी आई कि उनकी पीड़ा को समझा गया है और अब बदला उनका एकमात्र रास्ता नहीं रहेगा। करण ने मंत्रों के साथ साथ अपनी आत्मा का समर्पण किया। उसने कहा कि ये बंधन केवल उनके ऊपर नहीं, बल्कि उस दर्द और गलत निर्णयों पर भी रहेगा जो गांव वालों ने कभी किए थे। जब करण ने अंतिम मंत्र बोला, तो जैसा कुछ दबा हुआ था वो बाहर निकला। एक तरह की हल्की सी लहर चली और दोनों बहनों की परछाइयां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उन्होंने जोर जोर से कहा, हमें छोड़ दो, पर अब उनकी आवाज में वही कटु ताने नहीं थे, बल्कि एक तरह की थकान थी। बंधन कसते ही गांव वालों ने महसूस किया कि हवा हल्की हो गई है। बच्चों की रुक रुक कर रोने की आवाजें कम हो गई। सीमा की माँ के हाथ की सूजन कुछ कम होती दिखी। रातों की खामोशी वापस आई, पर यह खामोशी डर से नहीं थी, बल्कि राहत से थी। लोगों ने सांस ली। किसी ने धीरे से कहा, अब शायद हम चैन से सो सकेंगे। करण ने उन बहनों की आत्माओं को पीपल के नीचे बांध दिया। पंडित जी ने भी माना कि उन्होंने जल्दी निर्णय ले लिया था और अब वो गांव वालों को समझाएगा कि किस तरह किसी की इज्जत बचाई जाए। उसके बाद गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। बारातें जो पहले डर से निकलकर आती थी, अब सुरक्षित होकर स्कूल में रुकती और फिर दुल्हन के घर तक पहुंचकर वापस लौट जाया करती। लोग बारातों के समय पहले की तरह मजाक नहीं करते थे। ध्यान रहता था कि किसको किस तरह बोलना चाहिए। स्कूल के बच्चे भी अब ये सीख चुके थे कि किसी को तंग करना गलत है। लड़कियों के लिए गांव में सुरक्षा बढ़ी और मना कर वो अब खुलकर घूमने लगी। रात को अब लोग एक दूसरे के घरों के पास बैठकर बातें करते और फिर चैन से सोते। करण ने कुछ समय गांव में बिताया। वो गांव वालों को बताता कि डर का मुकाबला कैसे करें। और जहां तक उन दो बहनों की बात है, वे अब पीपल की जड़ों में बंधी हुई हैं। उनकी आवाजें कभी कभार आती हैं, पर वे अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनका गुस्सा अब काबू में है, जिससे कि बदले के रास्ते पर ना चलकर अब उन्होंने शांति को महत्व देना शुरू कर दिया है।